बारिश की रात फिर से कराची की गलियों पर उतर आई थी। हवाओं में नमी और बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। आयशा अपने पुराने घर की टूटी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके सामने टेबल पर अहमद का वॉलेट और वह छोटा सा कागज रखा था जिस पर लिखा था, जैन को मत भूलना, वो जानता है। उसकी आंखों में नफरत और उम्मीद दोनों तैर रही थीं। क्या सच में अहमद जिंदा है? अगर हाँ, तो इतने सालों से वह कहाँ है और क्यों खामोश है? आयशा ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, अहमद, अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, चाहे इस रास्ते में कितने भी तूफान क्यों ना आए। उधर मलिक हवेली में तनाव बढ़ चुका था। जोया मलिक अपने कमरे में आगे पीछे टहल रही थीं। उनके चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में तूफान। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैन कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आयशा खान कोई मामूली लड़की नहीं लगती, लेकिन क्या आप मुझे कुछ छिपा रही हैं? जोया का चेहरा सख्त हो गया। जैन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानकर जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। आयशा का आना हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा अगर अहमद जिंदा निकला तो होगा। जैन का माथा पसीज गया। लेकिन वो तो आग में। जोया ने तीखे स्वर में कहा, ज्यादा सवाल मत करो, बस इतना याद रखो, अगर अहमद कहीं भी जिंदा है तो हमें उसे खत्म करना होगा। जैन चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे याद आया वो आग वाली रात, और उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें तैर गईं। उस रात उसने क्या देखा था? क्या वाकई अहमद को मरते देखा था, या? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगली सुबह रमशा ने आयशा को एक पुराने कैफे में बुलाया। कैफे में हल्की रोशनी और धीमी धीमी बातें चल रही थीं। रमशा ने मेज पर एक फाइल रखी। आयशा, ये देखो, मलिक कॉरपोरेशन का एक पुराना कर्मचारी रफीक, वो कहता है कि उसे सब पता है, लेकिन वो डरता है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो आज रात पुरानी बंदरगाह पर आना होगा। आयशा ने फाइल खोली। उसमें रफीक की तस्वीर थी, एक दुबला पतला आदमी, आंखों में डर और थकान। आज रात, आयशा ने ठंडी आवाज में कहा, यही खेल का असली मोड़ होगा। रात को जब कराची का अंधेरा गहरा चुका था, आयशा अपनी कार लेकर बंदरगाह पहुंची। वहां लहरों की आवाज और दूर से आती जहाज़ों की सीटी सुनाई दे रही थी। पुराने गोदामों के बीच रफीक खड़ा था, घबराया हुआ। आप आयशा खान हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ। सच बताओ रफीक, मेरे माता पिता की मौत के पीछे कौन था? रफीक ने इधर उधर देखा और फुसफुसाया, मलिक खानदान। तुम्हारे पिता ने उनके घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। उन्होंने तुम्हारे घर में आग लगवाई, पर एक और सच है। क्या? आयशा ने तेज स्वर में पूछा। रफीक कांपते हुए बोला, अहमद, वो आग में नहीं मरा, उसे जिंदा निकाला गया था, लेकिन उसे उन्होंने कहीं छुपा दिया, शायद किसी पागलखाने में। आयशा की आंखें फैल गईं। क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। रफीक की छाती छलनी हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। आयशा चीख उठी। उसने मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग भागते हुए गाड़ियों में बैठ गए। आयशा घबराई नहीं। उसने रफीक का मोबाइल उठाया जो उसके हाथ से गिरा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज खुला था, अगर मैं मरा तो सच मेरे ईमेल में है। आयशा ने जल्दी से मोबाइल जेब में डाला और वहां से निकल गई। उधर हवेली में जैन बालकनी पर खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। तभी हसन उसके पास आया। जैन, सब कंट्रोल में है। जैन ने गहरी सांस ली। नहीं, आयशा रुकने वाली नहीं, और मुझे लग रहा है वो अहमद को ढूंढ लेगी। हसन मुस्कुराया, तो इसमें डर कैसा? अगर अहमद जिंदा है तो हमें उसे खुद ढूंढना चाहिए, वरना आयशा जीत जाएगी। जैन ने हसन की तरफ देखा। और अगर वो सच में जिंदा हुआ तो? हसन, तुम्हें पता नहीं उस रात मैंने क्या देखा था? हसन चौंका। क्या देखा था? जैन की आंखें भर आईं। अहमद, वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में आग थी, जैसे वो मुझे पहचान गया हो। और फिर धुआं सब निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जिंदा है। अगले दिन आयशा और रमशा रफीक के ईमेल्स देखने में जुटी। उसमें कई फाइलें थीं जिनमें मलिक कॉरपोरेशन के ब्लैक मनी, अवैध प्रोजेक्ट्स और सरकारी अधिकारियों को दी गई रिश्वत के सबूत थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली फाइल थी एक मेडिकल रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट अहमद खान, लोकेशन सेंट जोसेफ मेंटल हॉस्पिटल, कराची। आयशा की सांसें थम गईं। अहमद, तुम सच में जिंदा हो? उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसी रात वह सेंट जोसेफ हॉस्पिटल पहुंची। जगह सुनसान थी। गार्ड ने उसे रोका, लेकिन उसने किसी तरह अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। पुराने वार्ड में धुंधली लाइट्स जल रही थीं। अंदर जाने पर उसे कई मरीज दिखे जिनकी आंखों में पागलपन और डर था। अचानक एक कमरे के दरवाजे पर उसका दिल धक धक करने लगा। नाम प्लेट पर लिखा था, अहमद खान। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में एक दुबला पतला आदमी बैठा था, बिखरे बाल, थकी आंखें और चेहरे पर पुराने घावों के निशान। आयशा ने कांपते हुए कहा, अहमद। वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहचान की चमक आई और फिर वो बुरी तरह रो पड़ा। आयशा, तुम? उसकी टूटी आवाज कमरे में गूंज गई। आयशा दौड़कर उसे गले लगा ली। दोनों भाई बहन बरसों बाद मिल रहे थे।
लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। बाहर से कदमों की आहट आई, गार्ड्स और कुछ लोग अंदर घुस आए। उनके पीछे जोया मलिक खड़ी थी। तो आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया, जोया की आवाज़ जहर जैसी थी। आयशा ने गुस्से से कहा, तुम्हें कोई हक नहीं है अहमद को यहाँ कैद करने का, तुम लोगों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। जोया हंसी, तुम सच जानना चाहती हो आयशा? अहमद ने ही उस रात तुम्हारे परिवार को धोखा दिया था, उसी की वजह से आग लगी। आयशा हिल गई, नहीं, ये झूठ है। अहमद की आंखों में आंसू थे। आयशा, सच ये है कि लेकिन अहमद अपनी बात पूरी करता उससे पहले गार्ड्स ने हमला कर दिया। अफरा तफरी में आयशा और अहमद किसी तरह भाग निकले। गाड़ियों की लाइट्स उनका पीछा कर रही थीं। कराची की सुनसान सड़कों पर एक पागल कर देने वाला चेज शुरू हुआ। आखिरकार आयशा अहमद को लेकर अपने पुराने घर पहुंची। दोनों थककर बैठ गए। आयशा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अब सच बताओ अहमद, उस रात क्या हुआ था? अहमद ने भारी सांस लेते हुए कहा, आयशा, आग मलिक खानदान ने लगवाई थी, लेकिन उस रात मैंने भी एक गलती की थी। मैंने किसी पर भरोसा किया जिस पर नहीं करना चाहिए था। वो शख्स जैन मलिक था। आयशा की आंखों में खून उतर आया। जैन, तो तू ही इस खेल का असली हिस्सा है। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और अब कराची में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उजाड़ देगा। बाहर गरजती हुई बिजली और बरसती बारिश के बीच आयशा और अहमद पुराने खंडहरनुमा घर के अंदर बैठे थे। दीपक की हल्की रोशनी उनके थके हुए चेहरों को और भी डरावना बना रही थी। आयशा की आंखों में आंसू थे पर उनमें आग भी थी। उसने अहमद के कांपते हाथ थामे और धीमे स्वर में कहा, भाई, अब मुझे सच सच सब बताना होगा। मैं आधे अधूरे सच के साथ जी नहीं सकती। उस रात क्या हुआ था? हमारी जिंदगी क्यों तबाह हुई? अहमद ने गहरी सांस ली। उसका गला रूंध गया। बाहर हवा चीख रही थी जैसे वो भी उसका दर्द सुन रही हो। आयशा, उस रात मैं मलिक हवेली गया था। मुझे लगा कि जैन मलिक हमारा दोस्त है, हमारा हमदर्द है। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन आयशा बीच में ही चीख पड़ी, लेकिन उसने धोखा दिया। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैंने उसे सबूत दिखाए थे, अब्बा के पास मौजूद वो फाइलें जिनसे मलिक खानदान का असली चेहरा सामने आ सकता था। जैन ने वादा किया था कि वो हमें बचाएगा, लेकिन उसी रात हवेली से लौटते ही आग लग गई। आयशा, मैंने अपनी आंखों से जैन को बाहर खड़ा देखा था। वो देख रहा था हमारा घर जलते हुए। आयशा का दिल सन हो गया। उसके दिमाग में पार्टी वाली रात की मुलाकात घूम गई जब जैन ने मुस्कुराकर उससे कहा था, आयशा खान, इतने साल बाद। उस मुस्कान में कितनी चालाकी छिपी थी, अब उसे समझ आया। आयशा ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, जैन मलिक, अब तेरा खेल खत्म। अहमद ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नहीं बहन, अभी नहीं। जैन से बड़ा खिलाड़ी उसकी मां जोया है। असली खेल उसी ने रचा है। जैन तो सिर्फ उसका मोहरा है। उधर हवेली में जोया और जैन के बीच बहस चरम पर थी। जैन का चेहरा गुस्से से लाल था। अम्मी, आप क्यों बार बार मुझे छिपाती रही हैं? क्यों मुझे सच नहीं बताया? अगर अहमद जिंदा था तो आपने मुझे क्यों अंधेरे में रखा? जोया ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। जैन, तू अभी बच्चा है। ये खेल तेरी समझ से बाहर है। खानदान की इज्जत, करोड़ों का बिजनेस और हमारी ताकत, ये सब कुछ दांव पर लगा है। अहमद का जिंदा रहना हमारे लिए जहर है। जैन ने भौहें चढ़ाई। लेकिन अम्मी, मैंने उस रात आग लगते हुए देखा। मैंने अहमद को मरते हुए। जोया चीख पड़ी, बस, मैं नहीं चाहती तू अतीत में जाए। याद रख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यह साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जैन की आंखों में उधेड़बुन थी। क्या वो वाकई सिर्फ अपनी मां का मोहरा था? रात के अंधेरे में हवेली के तहखाने में हसन रजा खड़ा था। उसने फोन पर किसी से फुसफुसाकर कहा, हाँ, खेल अब और बड़ा हो गया है। आयशा को अहमद मिल गया है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास दोनों को रोकने का प्लान है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या हसन भी इस खेल में अकेला नहीं है? क्या उसके पीछे कोई और ताकत है? अगली सुबह आयशा ने रमशा को अपने घर बुलाया। अहमद को देखकर रमशा हैरान रह गई। हे भगवान, तो ये सच है, अहमद जिंदा है? आयशा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, और अब हम मलिक खानदान को खत्म करेंगे। अब कोई भी झूठ उन्हें बचा नहीं पाएगा। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सावधान रहना हसन रजा, उस पर भरोसा मत करना, वो दोनों तरफ खेल रहा है। रमशा ने फाइलें टेबल पर रखी। देखो, ये सबूत बहुत बड़े हैं, लेकिन इन्हें मीडिया पर लाने से पहले हमें और पुख्ता करना होगा, वरना मलिक खानदान हमें खत्म कर देगा। आयशा की आंखों में जिद चमकी। डर मुझे नहीं रोक सकता। उसी शाम हवेली में एक गुप्त मीटिंग हुई। जोया, जैन और हसन एक कमरे में बैठे थे। जोया ने कहा, अब वक्त आ गया है। आयशा और अहमद को हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। जैन ने झुंझलाकर कहा, नहीं अम्मी, अब बहुत हो गया। मैं खून खराबा नहीं चाहता। जोया ने ठंडी नजरों से उसे देखा, तो फिर तू हमारा दुश्मन है जैन, याद रख, या तो हमारे साथ रहेगा या हमारे खिलाफ। हसन मुस्कुराया, मलिक खानदान की ताकत हमेशा कायम रहेगी।
आयशा खान चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। रात को आयशा और अहमद अपने पुराने घर से निकले। वो रमशा से मिलने जा रहे थे ताकि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मलिक खानदान के सारे राज खोल दें। लेकिन रास्ते में उनका पीछा शुरू हो गया। काली गाड़ियां, नकाबपोश लोग, गोलियों की बौछार, कराची की सुनसान सड़कों पर मौत का खेल शुरू हो गया। आयशा ने गाड़ी तेज कर दी। अहमद चीख पड़ा, बहन संभल के। गोलियां शीशों को चकनाचूर कर रही थीं। अचानक एक ट्रक सामने आ गया। आयशा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। गाड़ी घुमकर सड़क के किनारे जा टकराई। धुआं, चिल्लाहट और खून की गंध, सब कुछ थम गया। जब आयशा ने आंखें खोली तो वो एक अजीब जगह पर थी। न अंधेरा था, न रोशनी, बस धुंध। उसके पास अहमद नहीं था। उसने डर से चारों ओर देखा। तभी परछाइयों में से हसन रजा बाहर आया। स्वागत है आयशा खान, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। खेल अब असली मोड़ पर पहुंच चुका है। माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। हवेली के हर कोने में खामोशी छाई रहती, लेकिन उस खामोशी के बीच कभी कभी अचानक कोई तेज कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई अंधेरे गलियारों में भाग रहा हो। गुलनार की आंखों में नींद उड़ चुकी थी। वो अक्सर रातों को जागती और दरवाजे पर कान लगाकर सुनती, मानो दीवारें भी उसे कोई राज बताना चाहती हों। एक रात जब हवेली में सब सो चुके थे, गुलनार ने साफ साफ सुना कि पिछवाड़े के पुराने कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डरते डरते खिड़की तक गई। चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन कुएं के पास काली छाया जैसी कोई औरत बैठी थी और बाल खोलकर रो रही थी। गुलनार के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। अगले दिन उसने साहस करके अपनी दादी से इस बारे में पूछ लिया। दादी ने तुरंत डांटते हुए कहा, गुलनार, ऐसी बातें जबान पर मत लाया कर। हवेली की औरतें कभी कुएं का नाम नहीं लेती। ये घर, ये हवेली अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठी है जो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुलनार ने पूछा।